गोल्ड गोल्ड अगेंस्ट यूएस डॉलर। एंड जीजे को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ क्योंकि ये वोलेटाइल पेयर हैं। यूजे को मैं ज़्यादा प्रेफरेंस करता हूँ क्योंकि ये सारे वोलेटाइल पेयर हैं, इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इन पेयर्स के अंदर से गोल्ड गोल्ड के अंदर से और इन पेयर्स के अंदर से आपको बहुत अच्छा इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। इफ वी टॉक अबाउट पिप्स, टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स, नंबर वन चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग पूरा पूरा दिन बैठे होते हैं और उनको ट्रेड नहीं मिल रही होती। वो बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती हैं उन लोगों की। ठीक है, सबसे बेहतरीन टाइम क्या होता है? आप एशियन सेशन के 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आप फ्रेश हों, उठें, आप मार्केट को एनालाइज करें टेक्निकली, फ्रेश चार्ट के ऊपर, बिल्कुल ब्लैंक चार्ट के ऊपर, मींस उसमें कोई लाइंस ना लगी हुई हो, कोई कुछ भी ना ड्रॉ हुआ हो। और इवन तो आपको सबसे अच्छी इस कोर्स की चीज़ ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो ये कोर्स करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उन लोगों को इन चीज़ों का टेक्निकली चीज़ों का नहीं पता होता। फॉर एग्जांपल अब ट्रेडिंग व्यू की बात करें तो ट्रेडिंग व्यू उनको यूज़ करना नहीं आता, तो आपको यहाँ पे प्रॉपर चीज़ें बताई जाएंगी, प्रॉपर टूल्स किस तरह इस्तेमाल करने हैं, मैं कौन से टूल्स इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट सेशन पे इंशाल्लाह मैं बताऊंगा। और उसी तरीके से आपने मार्केट को एग्जीक्यूट करना है, ड्रॉ करना है। यू कैन कॉपी माई, यू कैन से कि जो मेरा पैटर्न्स हैं और आप उनको बिल्कुल एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि एक पता चले कि आप लोग जो हैं किसी जगह से आपने सीखा हुआ है। ऐसे ना हो कि आप लोग मल्टीपल लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ का आइडिया ना हो कि व्हाई यू आर ड्राइंग दोज लाइंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन चीज़ों से आप लोगों ने बचना है। टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स के अंदर ये है कि आप लोगों ने हमेशा एनालाइज हमेशा मॉर्निंग पे करना है, और जो बेस्ट इसमें ट्रेडिंग टाइम होता है आप लोगों का वो होता है लंदन सेशन और एनवाई सेशन। जो मोस्ट ट्रेडेबल टाइम होता है आपका वो एनवाई सेशन होता है। अगर आप देखते हैं कि मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम रेंज कर रही है, साइड वे मूव कर रही है, तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है? ट्रेडिंग के लिए आप लोगों ने एनवाई सेशन का इंतखाब करना है, या लंदन सेशन पे अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोग लंदन सेशन पे एनालाइजिंग करना शुरू करेंगे देन यू हैव टू वेट फॉर द एनवाई सेशन, बिकॉज मार्केट की मूवमेंट इतनी होती है कि वो ऑलरेडी अपनी मूव दे चुकी हुई होती है, और बाद में क्या होता है कि जो उस मार्केट में लेट ज्वाइन होते हैं या लेट एग्जीक्यूशन करते हैं उनको उतना प्रॉफिट नहीं मिलता एज कम्पेयर टू दोज जो मॉर्निंग में मार्केट को एनालाइज करके एनवाई सेशन तक उससे प्रॉफिट टेकिंग करते हैं और मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। सो दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट वे कि आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा ज़रूर याद रखनी है। और अपने टाइम जोन के मुताबिक आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोगों का लंदन सेशन कब ओपन हो रहा है और एनवाई सेशन कब ओपन हो रहा है। तो हर कंट्री के अपने डिफरेंट टाइम रीजन्स होते हैं, ये आप गूगल पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि टाइम जो आपके होते हैं फॉरेक्स के, वो उससे रिलेटेड आपको सारी डिटेल्स गूगल पे अवेलेबल होगी। ओके, टाइम टू ट्रेड फॉरेक्स, यूजुअली ट्रेडर विल डू देयर एनालिसिस इन द मॉर्निंग एंड स्टार्ट ट्रेडिंग अराउंड 12 p.m. एंड 3 p.m. यूके टाइम। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन की है। द मोस्ट इवेटेड ट्रेड the most awaited trade in the European market, which opens at 3 p.m., while the US market, which opens at 7 p.m. The market was breaks between these two session. इन्हीं दोनों सेशंस के अंदर मार्केट आपकी मूव कर रही होती है। व्हाट्स योर प्रेफर्ड टाइम जोन? हमारे जो, एक सेकेंड, जो प्रेफरेंस होती है टाइम जोन की, वो मेरे हिसाब से जो है वो आप लोगों को लंदन सेशन के बाद एग्जीक्यूशन करनी चाहिए, या तो लंदन सेशन से पहले या लंदन सेशन के हाफ एन आवर के बाद। आपको वो आप डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे ट्रेड भी मिलनी चाहिए। ऐसे ना हो कि आपका आपने एक टाइम सेलेक्ट किया और उस सिलेक्टेड टाइम के अंदर आपको ट्रेड ही ना मिल रही हो। मेन थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट योर ट्रेडिंग, राइट? आपने ट्रेडिंग फाइंड आउट करनी है और उसको एग्जीक्यूट करना है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम्स हैं, जिस तरह यहाँ पे मेंशन भी हुआ है, तो मार्केट आपकी मोस्ट एक्टिव डेज होते हैं जो मैं पर्सनली एग्जीक्यूशंस करना पसंद करता हूँ, वो ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और अब मार्केट आपको फ्राइडे पे भी मूव अच्छी मिल जाती है मार्केट से। ठीक है, 100, 200, 300 पिप्स की इंट्राडे की जो ओवरऑल मूव होती है वो आपको इस मार्केट से मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं और उसकी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है। अगर हम लोग इस पे देखते हैं
वीकली टाइम की, तो हमारे पास वीक में 5 डेज होते हैं, तो 5 डेज की ये कैंडल क्लोजिंग हुई है। उसके बाद नेक्स्ट 5 डेज मार्केट ने यहाँ पे रेंज किया, और नेक्स्ट 5 डेज जो है वो मार्केट दोबारा से बुलिश साइड पर रही है। इट मीन्स मार्केट की जो एक पूरी मूव थी वो इस तरीके से थी, और मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पे आपकी मूव कर गई। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि, अच्छा, इसका ये मतलब हुआ कि मार्केट जो है वो आपकी 1 वीक आपकी बुलिश साइड पे रही है, सेकंड वीक जो है आपकी रेंज करती रही है, और उससे नेक्स्ट वीक उसने कंटिन्यूएशन किया। देन आपको पूरे वीक की कैंडल का भी अंदाजा हो गया, और उसके बाद जो डेली की कैंडल्स हैं सेम, जो हमारे पास पैटर्न्स होते हैं डेली के वीकली के वो बिल्कुल सेम होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास डिफरेंट टाइम फ्रेम्स है, अगर हम लोग उन टाइम फ्रेम्स से भी जाते हैं, इवन 1 मिनट पे भी जाते हैं, तो उसकी भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिफरेंट होती हैं, बट उनमें जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो आपका छोटा होता चला जा रहा है। राइट, अगर डेली की आप देखें टाइम, तो डेली पे 24 आवर्स लगते हैं। वीकली पे अगर आप देखते हैं तो वीकली पे आपको कितना टाइम नजर आ रहा है इसके ऊपर, तो एटलीस्ट वीक वीक के अंदर आप लोगों को इसमें 5 डेज ट्रेडिंग के नजर आ रहे हैं। तो ये इसमें आवरली बेसिस के ऊपर भी ट्रेडिंग की जा रही होती है, राइट। इसीलिए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं हमेशा हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, विच यू विल गेट टू नो लेटर ऑन इन द सेशंस, technical sessions. What is the pips in forex? So the pips, or we say the percentage in points, is the value of change in a pair. A pips is the smallest price movement that can be made by exchange rate based on the foreign forex market. How to calculate pips? तो ये जो पिप्स होते हैं, ये इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से की जाती है कि ये आपकी डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट ऑफ द चार्ट्स। ये आपकी राइट राइट साइड पे सारी आपकी प्राइसेस लिखी हुई आ रही होती हैं, डिफरेंट टाइप्स की आपकी प्राइसेस लिखी हुई आ रही हैं। फॉर एग्जांपल 1927 से 1926 में मार्केट ने कितने पिप्स मूव किया? 10 पिप्स इसने मूव कर दिया। तो मार्केट ने ओवरऑल 10 पिप्स अभी तक मूव किया। तो इसका मतलब ये है कि एक पिप्स के अंदर हमारे पास कितने पॉइंट्स होते हैं? 10। तो मार्केट ने कितने पिप्स मूव किए? 10 पिप्स मूव किए। तो 10 पिप्स इक्वल टू कितने पॉइंट्स हमारे बनेंगे? 100 पॉइंट्स। अब इसका जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से है? 100 पॉइंट्स को हम लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो हमारे पास कितना आ जाता है? 10। राइट। तो हमारे पास कितने आ गए? 10। अब जितने भी पिप्स मार्केट मूव करे, फॉर एग्जांपल मार्केट ने 500 पॉइंट्स मूव दिया है, राइट। इफ आई से दैट मार्केट जो है वो 1970 से नीचे डाउनफॉल गई है 1965 तक, तो इट मीन्स कि ये डिफरेंस कितना आया? $5 का इसमें डिफरेंट आ गया। इट मीन्स जो टेक्निकली हम लोग पढ़ रहे हैं कि व्हाट इज पिप्स, पिप्स इज कॉल्ड द परसेंटेज इन पॉइंट्स। तो इसकी जो हमने परसेंटेज मार्केट की मूव करनी है कि 500 पॉइंट्स इसने मूव किया है, तो वो कितना मूव बनता है? वो आपका बनेगा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 50 पिप्स के। तो पिप्स इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नंबर इन फॉरेक्स मार्केट, और पॉइंट्स जो सा इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट प्राइस मूव्ड बाय द एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट के अंदर आपकी प्राइसेस मूव कर रही होंगी, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये इसके पिप्स के कैलकुलेट करने का तरीका है। इसका जो बेसिक्स फार्मूला है वो यही है, परसेंटेज इन पॉइंट्स को किस तरीके से आपने पिप्स के अंदर कैलकुलेट करना है। टाइप्स ऑफ ऑर्डर जो हैं वो मार्केट के किस तरीके से होते हैं? मार्केट ऑर्डर बाय एंड सेल एट द करंट प्राइस। अगर आपने बाय एंड सेल करना है तो करंट प्राइस के ऊपर जब आप लोग अपने चार्ट के ऊपर जाते हैं, अच्छा, जब भी आप लोग बाय एंड सेल करते हैं तो करंट प्राइस के ऊपर यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखने को मिल रही होती है कि मार्केट आपकी हमेशा राइट साइड पे चार्ट के ऊपर आपको सेल का भी ऑर्डर नजर आ रहा होता है, और आपको यहाँ पे बाय साइड के भी ऑर्डर नजर आ रहे होते हैं, right? This is your selling order and this is your buying order. You just have to tap this or this. Either you want to sell or either you want to buy. तो ये तो आपकी करंट प्राइस होगी, जिस प्राइस पे मार्केट मूव कर रही होगी उसी करंट प्राइस के ऊपर आपने सेलिंग करनी है या आपने बाइंग करनी है। इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है, कि मार्केट जो है आपकी किस तरीके से मूव। अब पेंडिंग ऑर्डर्स, पीओ।
पेंडिंग ऑर्डर्स ये है कि आपके पास सबसे पहले तो हमारे पास आता है कि बाय लिमिट्स, बाय बिलो द करंट पॉइंट प्राइस। इसका मतलब ये है कि ये एरो हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्डर प्लेस बिलो द करंट प्राइस। जो करंट प्राइस आपकी चल रही होगी, फॉर एग्जांपल दिस इज योर करंट प्राइस, इससे नीचे हमने हमेशा बाय लिमिट लगानी है कि प्राइसेस आपकी लो लेवल पर आए, अपनी इस लेवल के ऊपर बाय लिमिट को एग्जीक्यूट किया जाए और यहाँ से प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पे मूव कर दें। एक तो हो गया कि मार्केट आपकी करंट प्राइस पे आपकी बाय सेल होगी, जिस जगह पर होगी एट द सेम टाइम आप उसको खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये जो बाय लिमिट होगी आपकी करंट प्राइस से नीचे आपकी हमेशा बाय लिमिट को रखा जाता है, ठीक है। सेल लिमिट ये होगी कि करंट प्राइस सेल अबव द करंट प्राइस। अब करंट प्राइस आपकी ये है, इसकी लिमिट हमेशा हम लोग हाई पे लगाएंगे। मींस अगर प्राइसेस आपकी यहाँ पे मूव कर रही है तो हम लोग सेल लिमिट यहाँ पे लगा देंगे कि प्राइसेस अगर अपनी इस हाई तक जाती हैं तो वहां से हमें एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, तो ये आपकी सेल लिमिट होगी। स्टॉप ऑर्डर्स जो हैं वो मार्केट के इस तरीके से लगाए जाते हैं कि ये इसके ऑपोजिट लगाए जाते हैं। अगर हम लोग बाय स्टॉप लगा रहे हैं तो जो करंट प्राइस होगी उससे ऊपर हम लोगों ने बाय स्टॉप लगाना है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर करंट प्राइस, यहाँ पे हमने बाय स्टॉप लगाया और इससे ऊपर मार्केट ब्रेक करके बुलिश साइड पे चली जाती है, तो इट मींस योर बाय स्टॉप गॉट एक्टिवेटेड और मार्केट ने उसको हिट किया और हिट करने के बाद अगेन से बुलिश साइड पर उसने जाना शुरू कर दिया। अब सेल स्टॉप के लिए भी होगा, जो करंट प्राइस है उससे नीचे आप लोगों ने हमेशा सेल स्टॉप लगाना है। तो मार्केट जो है अपने इस लो को ब्रेक करेगी और सेल स्टॉप को एग्जीक्यूट करेगी। एग्जीक्यूट करने के बाद डाउन साइड पे प्राइसेस आपकी मूव कर जाएंगी। तो इट मीन्स कि जो आपका सेल स्टॉप है वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपके लिमिट्स होंगे ऑर्डर्स को। और इसको हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपके चार्ट्स अगर आप लोग देखें तो इस तरीके से आपके चार्ट्स के ऊपर लिखा हुआ रहता है। ऊपर आपको सबसे पहले सिंबल्स आ रहा होता है, वॉल्यूम उसमें लिखा हुआ है। वॉल्यूम यू कैन सिलेक्ट एनीथिंग लाइक 0.10, 2.0, एनीथिंग, कोई भी वॉल्यूम आप इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, इट इज टोटली अप टू यू, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या चूज करेंगे, पेंडिंग ऑर्डर्स। अब पेंडिंग ऑर्डर्स के बाद नीचे आपको यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर की टाइप्स लिखी हुई आ रही है। अब टाइप्स आप लोग इसको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन जो विंडोज पॉपअप होगी नीचे ओपन हो जाएगा, तो आप बाय लिमिट, सेल लिमिट, बाय स्टॉप, सेल स्टॉप, आप इसमें से कोई भी चीज को एग्जीक्यूट यहाँ पे करने के बाद प्लेस का बटन दबा देंगे तो आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो यू कैन ऑल्सो मॉडिफाई योर स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है मार्केट को 1970 से बाय करते हैं और आप कहते हैं कि 1967 मेरा स्टॉप लॉस होना चाहिए एंड 1975 मेरा टीपी होना चाहिए, दिस इज माय टीपी पॉइंट। तो आपने यहाँ पे सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर दिए, आपने यहाँ से एग्जीक्यूशन कर लिए प्राइस पे, ये आपका एसएल बन गया और ये इसका टीपी का जोन बन गया। इस तरीके से जो है आप अपनी प्राइसेस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं ऑन द चार्ट्स। अच्छा जी, व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट enables your trading strategy by using loan money. The goal is to get a huge profit potential, right? तो बेसिकली लेवरेज क्या है? लेवरेज ये होती है कि आपके अपने अकाउंट, जो इनिशियल आप लोगों ने जो भी एक्सवाइजी आपने डिपॉजिट किया होता है, $100, 200, 500, 1000, तो उसके ऊपर आपका जो ब्रोकर होता है वो आपको लेवरेज प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको लोन मनी प्रोवाइड कर रहा होता है ताकि आप इस मार्केट से शॉपिंग कर सकें, आप सेलिंग कर सकें और बाइंग कर सकें, ठीक है। तो उसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की क्राइटेरिया दिया होता है, डिफरेंट टाइप्स की आपको लेवरेज प्रोवाइड की गई होती है, जिसकी बेस के ऊपर आप लोग जो है अपनी लॉट साइज को इस्तेमाल करके और प्रॉफिट उसमें जनरेट कर रहे होते हैं। लेवरेज इज द यूज ऑफ borrowed money capital to invest in currency, stock and security. The concept of leverage is very common in forex trading by borrowing money from a broker investor and trade up to large position. तो बेसिकली इसका जो फायदा ये होता है कि आप बड़ी पोजीशंस को इस मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जितनी ज्यादा लेवरेज होगी उतनी ज्यादा आप लोग इसमें हाई रिस्क लेके पोटेंशियली मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 के ऊपर अगर आप 500 की लेवरेज ले रहे हैं, 1000 की ले रहे हैं, तो यू कैन ट्रेड दैट स्पेसिफिक पेयर इन वन स्टैंडर्ड लॉट और टू स्टैंडर्ड लॉट, ठीक है। आप उसको बड़ी लॉट के ऊपर भी प्ले कर सकते हैं। लेवरेज का आपको फायदा ही होता है, लेकिन इसके नुकसान भी बहुत यही होते हैं कि आपका जो अकाउंट है वो वॉश हो जाता है। हाई लेवरेज पे आप काम कर रहे होते हैं, तो जितना हाई लेवरेज होगा उतने आपके अकाउंट के लिए रिस्की होगा,
ठीक है। अगर आप नॉर्मली सेटिंग्स देखें तो मेरे हिसाब से जो बिगनर्स होते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस पे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो 1:100 के लिए, 100 की लेवरेज उनके लिए दैट इज मोर देन इनफ। नो नीड टू गो फॉर द बिग लेवरेज और उसके ऊपर आप लोग काम करें। जस्ट आप लोगों ने फॉलो करना है बेसिक्स को, 1:100 को। बिड एंड आस्क प्राइस और उसमें जो स्प्रेड है वो क्या चीज़ें होती हैं। तो ये सिंपली इसमें आप लोग ये चीज़ चेक करें कि हमेशा जो आपकी टर्म्स होती है, आस्क प्राइस हमेशा बुलिश को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और बिड जो है वो आपकी सेल को रिप्रेजेंट कर रही होती है। सो जब आप लोग यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ से मार्केट ओपन होती है और नेगेटिव फ्लोटिंग में। इट मीन्स कि जब आस्क प्राइस सेल को क्रॉस करेगी तो आपको प्रॉफिट शो होगा। सेम एज इट इज़ अगर आप बाय करेंगे तो यहाँ से जो आपकी बिड प्राइस आस्क प्राइस को कट करेगी तो आपका प्रॉफिट मार्केट में शो होना शुरू हो जाएगा। तो इसकी बेस के ऊपर जो मार्केट है आपकी सेलिंग भी हो रही है और उसमें बाइंग भी देखी जा रही होती है। सेल बाय मार्केट और बाय बाय मार्केट। और जो मिड पोर्शन होता है आपका स्प्रेड, स्प्रेड डिफरेंस ऑफ बिड एंड आस्क प्राइस, जो डिफरेंस होगा आपका, समटाइम्स आप लोगों ने स्प्रेड देखा होगा, वो आपके 10 पॉइंट्स का आ रहा होता है, 20 पॉइंट्स का आ रहा होता है, 30 का आ रहा होता है, 40 का आ रहा होता है, 50 का समटाइम्स से आ रहा होता है स्प्रेड। इतना ज्यादा भी स्प्रेड आ रहा होता है मार्केट में। तो ये जो स्प्रेड होता है ये आपके ब्रोकर चार्जेस होते हैं। जो ब्रोकर आपसे चार्ज, हिडन चार्जेस जिसको बोलते हैं, वो कर रहे होते हैं, वो आपके स्प्रेड के थ्रू कर रहे होते हैं। कुछ ब्रोकर ऐसे होते हैं जिनका फिक्स जो होता है वो चार्जेस होते हैं। फॉर एग्जांपल वन स्टैंडर्ड पे वो $3 की कटिंग करते हैं या $2 की, और उसके बाद डिफरेंट टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं और उन अकाउंट्स को वो प्ले कर रहे होते हैं। अच्छा जी, व्हाट इज द मनी मैनेजमेंट? मनी मैनेजमेंट वी विल लर्न लॉट साइज अकॉर्डिंग टू अकाउंट साइज। अब इन लॉट साइज के ऊपर जो भी आपका अकाउंट होगा, फॉर एग्जांपल आप लोग $100 इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 0.01 की ही लॉट को इस्तेमाल करेंगे रेदर देन 0.02। या आप लोग 0.02 की लॉट इस्तेमाल करेंगे तो आपकी मनी मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी रिस्की ट्रेडिंग आप लोग कर रहे होंगे। इसीलिए $100 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो ट्रेडिंग करनी है वो 0.01 की आपने करनी है, जो आपकी मिनिमम लॉट साइज होगी अकॉर्डिंग टू योर अकाउंट साइज। इतनी ही आपने अकाउंट साइज के ऊपर ट्रेडिंग करनी है। देन 200 के ऊपर 0.02, 300 के ऊपर 0.03, 500 के लिए ऊपर 0.05, और उसके बाद 100 ऑन 10, 20 एंड 30। सो इस तरीके से डिफरेंट आपकी लॉट साइज हैं, आप लोगों ने इस पे एग्जीक्यूशंस अपनी करनी है। अब 200 के बाद आपका अकाउंट चला जाता है 285 पे, स्टिल यू हैव टू यूज 0.02। नो नीड टू गो फॉर 0.03, बिकॉज उसमें अगर आपका लॉस होगा तो आपको रिकवरी भी बड़े लॉट साइज के ऊपर ही करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप लोगों का जो अकाउंट है वो मनी मैनेजमेंट अकॉर्डिंग रहेगा, और उसमें लॉसेस के चांसेस बिल्कुल माइन्यूट हो जाएंगे, आपके लॉसेस के चांसेस रहेंगे ही नहीं। तो मार्केट क्या करेगी, आप बिल्कुल मनी मैनेजमेंट के अंदर अपना काम करते रहेंगे और मार्केट आपको यहाँ पे जो है अपने अकाउंट को आप लोग इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इस अकाउंट की बात करें कि $100 इन्वेस्ट कर दिए और 0.0, इट विल टेक मे बी मोर देन 2 मंथ्स और मे बी मोर देन 1 मंथ टू रीच अप टू $100। राइट, उसके बाद $200 बहुत आसान है, 300 उससे आसान, 5, 6, 7, सो ऑन, जितना भी आप लोग अकाउंट को ग्रो करना चाहें आप उसको ग्रो कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू। लेकिन हमेशा याद रखें, अगर आप लोग इसके अगेंस्ट चले जाएंगे तो फिर आप अपने अकाउंट के साथ ज्यादती कर रहे हैं, अपने अकाउंट को आप मेजर लॉसेस की तरफ लेकर जाना शुरू कर देंगे। तो हमारा जो इनिशियल मकसद है, जो बेसिक हमारा मकसद है वो क्या है, वो मार्केट से पैसे बनाना है रेदर देन मार्केट में लॉस करना। तो तभी बनते हैं जब आप मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो पैसे तभी बनते हैं जब आप मनी मैनेजमेंट और इन चीज़ों का ख्याल रखें। इस चीज़ का कभी भी आप लोगों ने रिग्रेट नहीं करना कि कोई ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है तो आप लोग थोड़ा क्यों बना रहे हैं। वन डे इंशाल्लाह यू ऑल विल बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो आप लोगों ने कभी उस चीज़ को फोकस नहीं करना, हमेशा आपने इन चीज़ों को फोकस करना है, और इन चीज़ों को जब आप फोकस करके इसको साथ अपने चलाएंगे तो फिर आपको ज़्यादा आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, और इस पे आप लोग जो है अपने अकाउंट को ग्रो भी कर सकेंगे इजीली। बहुत आसानी के साथ अपने अकाउंट को आप लोग ग्रो कर सकते हैं। अब ड्रॉ डाउन, व्हाट इज द रिस्क, दिस कम्स अंडर रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि अ लॉस इज ऑफन नोन एज ड्रॉ डाउन इन फॉरेक्स, सो वी हैव एन एग्जांपल बिलो। तो हमारे पास ये एग्जांपल मौजूद है कि एक बाइनांस का जो ट्रेडर है
वो अपने अकाउंट का जो है वो रिस्क ले रहा है 2%, एंड सेम अदर जो ट्रेडर है वो ले रहा है 10%। ठीक है। तो आप खुद देखें कि जो ट्रेडर है उसका बैलेंस 20,000 है, और नेक्स्ट ट्रेडर जो है उसका बैलेंस भी 20,000 है, लेकिन इन दोनों चीज़ों के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो किस चीज़ का आ रहा है? आपके रिस्क पे, कि आप कितना ज़्यादा रिस्क जो है वो पर अकाउंट ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 ट्रेड्स किए हैं इसके ऊपर, तो 10 ट्रेड्स के ऊपर क्या होता है कि मार्केट जो है वो आपको बता देती है कि आप अगर 2% रिस्क ले रहे हैं या आप अगर 1% रिस्क ले रहे हैं, तो उसका जो ड्रॉ डाउन है, उसका जो लॉस है वो कितने परसेंट आपको सामने नजर आएगा। तो उसके जो ड्रॉ डाउन यहाँ पे नजर आ रहा है, आफ्टर 10 टेकिंग ट्रेड्स के 16,675। ऑन द अदर हैंड जो 10% का रिस्क ले रहे थे अकाउंट के ऊपर, उनका जो ड्रॉ डाउन है वो 7,748 आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे। तो उसका जो ड्रॉ डाउन है वो बिल्कुल डिफरेंट है, आपका जो ड्रॉ डाउन है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2%। इसीलिए जितना कम आप लोग रिस्क लेंगे उतना आप लोगों को रिकवरी करने के ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप लोग रिस्क इतना ज्यादा ले लें कि आप लोगों का रिकवर करना बहुत, आप लोगों को रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाए। ठीक है। तो हमेशा जब भी आपने रिस्क लेना है तो अपने अकाउंट को, अगर आप $1,000 का अकाउंट है तो उसमें आप $50 का रिस्क ले सकते हैं। ठीक है। आप अपने 5% ले सकते हैं, 1% ले सकते हैं, 2% ले सकते हैं। जितना आप लोगों की रिस्क मैनेजमेंट अच्छा होगा उतना आप लोगों का रिवॉर्ड जो है वो मैक्सिमाइज होता चला जाएगा। रिस्क आपका मिनिमम होगा तो फिर आपका रिवॉर्ड जो है वो बिल्कुल भी मैक्सिमाइज नहीं हो सकता। हमेशा रिस्क को जो है आप लोगों ने अपने कम कम करना है रेदर देन। अच्छा जी, रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग कैलकुलेट किस तरह करते हैं? तो रिस्क रिवॉर्ड को हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि जब भी हम लोगों ने एंट्री यहाँ पे लेनी है, फॉर एग्जांपल ये हमने यहाँ पे एंट्री ले ली है, एंट्री प्राइस के बाद मार्केट यहाँ से बुलिश साइड पर जाती है और जब दोबारा नीचे आती है तो यहाँ पे आप अपने जो टारगेटेड प्राइस हैं उनको आप लोग बुकिंग करके साइड पे कर सकते हैं। अब बुकिंग किस तरह की जाती है? बुकिंग जो है वो इस तरीके से की जाती है कि जब भी मार्केट अपने इस लेवल पर आती है तो यहाँ पे आप लोग कुछ प्रॉफिट टेक कर सकते हैं, और बाकी जो है मार्केट दोबारा जब ऊपर जाएगी तो आपका जो फाइनल टीपी होना चाहिए वो आपका इस हाई तक और इस हाई तक आप अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी आप लोगों ने ये चीज़ें पहले ही कैलकुलेट की होती हैं कि ये आपका एंट्री प्राइस है, ये आपका